Welcome to the Bharadwaj Academy, or I hope so you will be happy in Corona call. So we are discussing about the unit and dimensions. आपका चैप्टर नंबर सेकंड होता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो इस लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि यूनिट्स और डायमेंशंस होती क्या है और निकालते क्या है। अगर हम थोड़ा सा रिव्यू करते हैं तो अगर हमने एग्जांपल लिया कि लेट हमारे पास कोई यूनिट है, क्वांटिटी दे रखी है पावर, तो पावर क्या होता है द रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो मीन्स जब भी किसी का रेट निकालते हैं तो डिवाइडेड बाय द टाइम। तो W मीन्स दैट्स द वर्क और वर्क मीन्स एनर्जी। तो क्या हो जाएगा एनर्जी, डायमेंशन ऑफ द एनर्जी। तो क्या हो जाएगा एनर्जी की डायमेंशन क्या होती थी mL² T-2 और अपॉन नीचे क्या आएगा T। तो डायमेंशन क्या हो जाती है mL² और ये T ऊपर जाएगा तो माइनस का 1, यहाँ पे क्या होगा माइनस के 1 और ये क्या हो जाएगा माइनस के 3। तो यहाँ पे क्या होगा माइनस के 3। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ पावर। ठीक है रे। तो ये डायमेंशन ऑफ, अगर आपको क्या पता होना चाहिए कि मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है, तो आप क्या निकाल पाएंगे उसका यूनिट्स और उसकी डायमेंशन। अगर आपसे पूछता है कि इसकी यूनिट क्या हो जाएगी तो मीन्स m मतलब किलोग्राम, n मीन्स किलोग्राम और l क्या है आपका मीटर या डिस्टेंस, तो क्या हो जाए आपका मीटर स्क्वायर और t क्या होता है आपका सेकंड, तो सेकंड माइनस 3। ये क्या हो जाएगी इसकी यूनिट। तो यूनिट से आप डायमेंशन निकाल सकते हैं और डायमेंशन से क्या निकाल सकते हैं आप यूनिट। वेरी सिंपल। ओके, अब देखो इसके बाद के हमें इसकी थर्ड चीज या हमने जो है इसको पढ़ा है, इसका फायदा क्या हुआ है। तो इसको पढ़ने का फायदा ये होता है कि इसके जो है बहुत सारे एप्लीकेशंस है, बहुत सारे क्या है एप्लीकेशंस है। अब हम वही पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस फॉर्मूले। तो एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस फॉर्मूला या डायमेंशनल फॉर्मूले का क्या एप्लीकेशन है। तो जो सबसे पहला एप्लीकेशन है वो बहुत सिंपल है, किसी भी कांस्टेंट, ठीक है ना। तो जितने भी हमारे फिजिकल कांस्टेंट होते हैं, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटा के लगाए जाते हैं, उनकी यूनिट्स और डायमेंशंस हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। कैसे? अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला आया था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, तो क्या होता था F इक्वल टू G(m1 m2) अपॉन r²। अब देखो यहाँ पे m क्या है मास है और m2 भी क्या है मास है, और r क्या है डिस्टेंस और g क्या है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या सिंपल प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, और f क्या है यहाँ पे फोर्स, f क्या है यहाँ पे फोर्स। तो पहला काम क्या है कि इसको निकालने के लिए हमें बताना पड़ता है कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो वेरी सिंपल। तो G इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो G इक्वल टू आएगा FR², ठीक है रे। यहाँ 1 मानेंगे तो FR² अपॉन क्या हो जाएगा m1 m2। अब देखो हम पहले निकाल चुके हैं कि फोर्स की डायमेंशंस क्या है, तो mL(T-2) डायमेंशन ऑफ द फोर्स, और यहाँ पे क्या आएगा रेडियस। रेडियस का मतलब क्या है, रेडियस किसी की भी निकालेंगे तो किससे नापेंगे मीटर स्केल से। मीटर का मतलब क्या होता है लेंथ। तो यहाँ पे क्या आएगा L और इसका क्या आ गया स्क्वायर, ठीक है ना। तो फोर्स और ये क्या होगा मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या है आपका मास। अब मास छोटा हो बड़ा हो मास ही रहेगा, केजी में नापा जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा m और उसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है ना। अब जब हम दोनों को जो है इक्वलाइज करेंगे, दोनों को सेम करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा एक m और एक m, ऊपर का m कैंसिल हो जाता है तो ये m ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा m माइनस के 1। एक m तो देखो यहाँ से कट गया, तो m क्या बन जाएगा माइनस के 1 आ गया, और t क्या है हमारे पास ऑलरेडी क्या है माइनस के 2 है, ठीक है रे। और l क्या बन गया हमारे पास L² m-1 T-2 और L²। ये क्या बन गई डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सिंपल है। अब आपसे पूछता है कि इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो सिंपल इसी को मॉडिफाई कर लेंगे। m का मतलब क्या है kg, तो kg का इनवर्स, और टाइम का मतलब क्या है सेकंड। तो पहले करेंगे आप मीटर करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा मीटर स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा सेकंड माइनस 2।
देखो इनका ऑर्डर होता है कि एम एल टी ए, इस तरह लिखा जाता है। तो पहले क्या आएगा आपका एम आएगा, फिर आपका एल आएगा, फिर क्या आएगा टी आएगा। अगर किसी क्वांटिटी में अगर हमारे पास नहीं होंगे तो वहां पे हम क्या मान लेंगे, उसकी पावर 0। ठीक है ना, हम आगे करते हैं। फिलहाल हमारे पास जी की यूनिट क्या आ गई हमारे पास, किलोग्राम -1 मीटर स्क्वायर और सेकंड -2। वेरी सिंपल। अब देखो हम निकालते हैं इसका दूसरा एग्जांपल लिया। अगर हमें दे रखा है कि एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। ये पढ़ेंगे आप केमिस्ट्री में, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। डी ब्रोगली और प्लांक्स वगैरह की जो इक्वेशन आप यूज करते हैं तो वहां पे आता है कि एनर्जी ऑफ फोटॉन्स क्या होती है, मल्टीपल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या था, E इक्वल टू न्यू। एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, फोटॉन्स की एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर। तो इक्वल करने पे क्या है हमारे पास में, एच आया। तो एच क्या है, यहाँ पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। अब हमें देखना है कि इसकी यूनिट क्या है। तो पहले क्या निकालेंगे, इसकी डायमेंशंस। तो पहले क्या बनेगा इसका फॉर्मूला, एच क्या बन जाएगा आपका, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। अब देखो हम पहले निकाल चुके हैं एनर्जी क्या होती है हमारे पास, एनर्जी वर्क कोई सी भी हो तो सबकी एनर्जी डायमेंशंस क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी -2। ठीक है, आपका एटिक का निकाले, पोटेंशियल का निकाले, वर्क निकाले, सबकी क्या आती है, सेम आती है। अपॉन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इनवर्स ऑफ द टाइम। आपने पढ़ा होगा फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या है कि सेकंड, सेकंड का इनवर्स क्या होगा, t -1। तो यहाँ पे क्या आएगा, t -1। ये किसकी यूनिट आ गई आपकी, फ्रीक्वेंसी की। अब ये t -1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, क्या हो जाएगा ये प्लस का। तो क्या आएगा, एम एल स्क्वायर। अब देखो ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T1, एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, 1। क्या हो जाएगा, 1। तो ये क्या होगी हमारे पास, किसकी यूनिट आ गई है, ये आ गई हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो m का मीन्स क्या है, kg, और kg मीन्स l का मतलब क्या है, मीटर, तो मीटर का स्क्वायर, और t का मतलब क्या है, सेकंड -1। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -1। इट इज द यूनिट ऑफ द प्लांक कांस्टेंट। और ये क्या है, इसकी डायमेंशन। ये क्या है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, और ये क्या है, इसकी यूनिट। तो दोनों चीजों को निकालना आसान है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। अब हमें क्या है कि जिस गिवन क्वांटिटी पर वो डिपेंड कर रहा है उसकी डायमेंशंस आप निकाल सकते हैं। वो आपको पता होता है तो उसको आप बड़े इजीली निकाल पाएंगे, बड़े इजीली निकाल पाएंगे। ठीक है ना, इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि डायमेंशन फॉर्मूले की हेल्प से क्या निकाल पाएंगे, किसी भी चीज का। ओके, तो ये क्या था हमारे पास के किसी की डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं, वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। तो किसी भी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। अब आपको जितने भी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट याद आते हो, जैसे अगर आपको याद हो कि एफ क्या था हमारे पास, कि एफ बराबर क्या होता है, KMA। ये था आपका, न्यूटन ने फॉर्मूला दिया था कि एफ क्या होता है, KMA। यहाँ पे k क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। तो k की यदि हम डायमेंशन निकालेंगे तो क्या आएगा, f अपॉन MA। अब m क्या हो जाएगा, f क्या हो जाएगा, m l स्क्वायर t -2 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, m मतलब m, और a का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन मीन्स वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो LT -2, LT -2 ये क्या हो जाएगी इसकी। ठीक है नी, तो देखो m कैंसिल, l, और यहाँ पे देखो क्या है, सॉरी यहाँ पे क्या है, MLT। तो यहाँ पे क्या बचेगा, l से l कैंसिल, t से t कैंसिल। तो क्या आएगा, M0 L0 T0। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है वो क्या है, डायमेंशनल क्वांटिटी है। इसलिए जो होता है इसकी वैल्यू हमने क्या मान रखी होती है, 1 होती है। इसलिए फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर MA। तो जब भी हम किसी भी फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो वहां पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगाते हैं। अब किसी कांस्टेंट की वैल्यू आती है और किसी कांस्टेंट की वैल्यू नहीं आती है, तो वो डिपेंड करता है कि उसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आएगा, ठीक है, तो उसकी वैल्यू भी होगी। और डायमेंशनल लेस यदि क्वांटिटी बन जाएगी, इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, जिसकी कोई डायमेंशंस ना हो। ठीक है, जैसा आपका एग्जांपल है एंगल। तो एंगल क्या होता है, थीटा। अब थीटा क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। अब देखो आर्क क्या होता है, तो आर्क भी क्या है हमारे पास, एक डिस्टेंस है, और रेडियस भी क्या है, एक डिस्टेंस है। तो क्या बन जाएगा, M0 L0 T0।
तो एंगल क्या है हमारे पास, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसलिए जो है इनको जो है फंडामेंटल्स में अलग रखा गया है कि ये जो है इनकी वैल्यू जो है डायमेंशन लेस होने की वजह से कुछ नहीं, ठीक है। बट इनका अपना अपना इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए इसको पढ़ते हैं, तो वो एक अलग टॉपिक है। बट हमारे पास के है वो यहाँ पे क्या आ रहा है, डायमेंशन लेस आ रहा है, मीन्स इसकी कोई भी क्वांटिटी नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है कि किसी को प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की यूनिट होगी, किसी की नहीं होती है। डिपेंड करता है कि वो किस तरह एक्सप्रेस हो रहा है, किस किस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। ओके, तो अब हम देखेंगे जो है इसकी जो है नेक्स्ट दूसरी जो है डायमेंशन या दूसरी एप्लीकेशन क्या हो सकती है। तो दूसरी एप्लीकेशन क्या है, देखो बहुत सिंपल है। दूसरा क्या होता है कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। कोई भी फिजिकल फॉर्मूला यदि किसी साइंटिस्ट ने दिया है तो उसको सबसे पहले हम वेरीफाई किससे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस फॉर्मूला। अगर दोनों की डायमेंशंस बराबर हैं तो फॉर्मूला करेक्ट होगा, और नहीं है तो करेक्ट नहीं होता है। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास कोई फॉर्मूला है कि F इक्वल टू mg, तो क्या ये फॉर्मूला जब स्टार्टिंग में दिया होगा तो वेरीफाई करा गया होगा। तो ये फॉर्मूला किस तरह वेरीफाई करा गया होगा, इसके लिए क्या करते हैं, हम इसका यूज करते हैं डायमेंशन फॉर्मूले का। तो हम दोनों को सेपरेट साइड मानते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गई, LHS बन गई, और ये क्या है हमारे पास RHS। अगर दोनों की डायमेंशंस फॉर्मूले का सेम आते हैं, दोनों साइड के आते हैं सेम आते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे क्या लिखा, MLT-2, जैसा कि हम याद कर चुके हैं इसको। और यहाँ पे क्या है आपका M, और G क्या होता है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मीन्स एक तरह एक्सेलरेशन ही है। तो एक्सेलरेशन जो होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो क्या बन गया यहाँ पे MLT-2, और यहाँ भी क्या आ गया MLT-2। तो दोनों साइड क्या है, डायमेंशन सही है। तो इसका मतलब क्या है कि फॉर्मूला क्या है आपका करेक्ट है। फॉर्मूला क्या है यहाँ पे आपका करेक्ट है स्टूडेंट्स। तो अब हमने क्या देखा कि अगर हमें किसी भी का फॉर्मूला चेक करना है तो हमारे पास दोनों साइड क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल लिया, अगर हमारे पास एक नया फॉर्मूला दिया हुआ है फोर्स का, आप सभी पढ़ेंगे या पढ़ा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू mv अपॉन r दिया हुआ है। तो दिस इज द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलेट एनी सर्कुलर पाथ, ठीक है नहीं। तो आप पढ़ेंगे इसको। तो ये क्या फॉर्मूला सही है या नहीं है, इसको हम चेक करते हैं। तो अगर हम इसकी डायमेंशन रखते हैं कि लेफ्ट साइड की, तो हमें याद हो चुकी है कि MLT-2, MLT-2। और देखो यहाँ पे क्या है, m मतलब मास, तो मीन्स m। वेलोसिटी क्या होती है, LT-1, LT-1। और देखो नीचे क्या है, रेडियस मीन्स डिस्टेंस, तो ये भी क्या होगी l। तो क्या बना फॉर्मूला, ML एक ही है, ये ऊपर जाएगा तो m क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो क्या हो जाएगा MT-1, MT-1। और देखो यहाँ पे क्या है, MLT-2, MLT-2। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों साइड क्या है, सेम नहीं है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये रॉन्ग फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या है, रॉन्ग। तो जब भी हम इसको इस तरह लिखेंगे तो दिस फॉर्मूला इज रॉन्ग फॉर्मेट। तो इसका मतलब क्या है कि इसका फॉर्मूला कोई और होगा, ठीक है। इस तरह आप क्या निकाल पाएंगे कि हमारे पास कोई क्वांटिटी आपको दी हुई है तो वो क्वांटिटी सही है या नहीं। अब जैसे हमें याद है कि वेलोसिटी इक्वल टू u प्लस a² तो हम चेक करते हैं कि ये फॉर्मूला सही है या नहीं है, ठीक है ना। तो देखो इसे पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ता है कि प्रिंसिपल ऑफ, या हम इसको पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि जब भी हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है तो जब उसमें कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐड करेंगे तो वो सेम होनी चाहिए। अगर हम कह रहे हैं कि आप जो है ये लेंथ है और लेंथ में आप ऐड करिए टाइम को, तो यू कैन नेवर बी ऐड लेंथ एंड टाइम, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे लेंथ ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब ये लेंथ छोटी हो या बड़ी हो, जिसमें यहाँ लिखा कि 10 मीटर और ये क्या है 10 mm, तो डिस्टेंस कम है बट है डिस्टेंस, तो हम इसको ऐड कर पाएंगे, इसको हम ऐड कर पाएंगे, ठीक है ना। इस चीज को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इस तरह क्या होता है कि आप किसी को घटाएंगे, यदि आप किसी को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तब भी क्या होता है, सेम, ठीक है ना। तो जब आप प्लस करेंगे और माइनस करेंगे तो क्या होनी चाहिए, सेम क्वांटिटी,
क्या होनी चाहिए, सेम क्वांटिटी। यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे और क्या कर रहे हैं, आपका डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि तब उस कंडीशन में दो डिफरेंट क्वांटिटी हो सकती है। जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला क्या था कि F इक्वल टू एम वी अपॉन आर। तो यहाँ पे क्या है, एक एम और वी की मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे और ये क्या आर है। तो ये प्रिंसिपल कहाँ पे होना ऐड होता है आपके पास एप्लीकेबल, जहां पे आप ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि दो हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये वेलोसिटी है और ये वेलोसिटी चाहे आपकी फाइनल है या क्या इनिशियल है, और ये क्या होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना। तो अगर हम कह रहे हैं कि अगर ये वेलोसिटी है तो दिस शुड बी वेलोसिटी, ठीक है। तो इसको हम v2 बोल सकते हैं। अगर ये हमारे पास क्या है v1 है, इसको हमने बोल दिया वेलोसिटी 1, इसको बोल देंगे वेलोसिटी 2, तब जाके ये फॉर्मूला क्या होगा, सही होता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये टर्म्स वेलोसिटी है तो ये टर्म्स भी क्या होना चाहिए, शुड बी इक्वल टू डायमेंशनली वेलोसिटी। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए इसका, वेलोसिटी के इक्वल, ठीक है ना। अब देखो इसका एप्लीकेशन हम कैसे करेंगे। तो हमने क्या लिखा है कि ये क्या है वेलोसिटी, तो मीन्स एल टी माइनस 1। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो क्या हो जाएगा एल टी माइनस 1, ठीक है ना। अब देखो ये कह रहे हैं कि ये वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल हो फाइनल हो होगी तो वेलोसिटी। अब आपके पास 100 रुपए पहले थे, 1000 बाद में आ गए, तो रहेंगे तो वो रुपए, तो उसको हम क्या मानेंगे, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वो करेंसी है, रुपये है। ऐसे हमारे पास अगर ये वेलोसिटी है तो इसका मतलब इट विल बी ऑलवेज वेलोसिटी। तो यहाँ भी क्या आएगा एल टी माइनस 1, ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं कि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एल टी माइनस 2 हो जाए एक्सेलरेशन, और यहाँ पे क्या है इसका ए, और यहाँ पे क्या है टी, और इसका क्या है स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा ये टी स्क्वायर, ठीक है रे। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है कि एल टी माइनस 1, तो उसका मतलब ये क्या है वेलोसिटी है, प्लस यहाँ पे क्या आ रहा है कि एल टी 0, एल 2 माइनस के 2 क्या है प्लस के, तो एल टी 0। तो उसका मतलब क्या है कि ये जो टर्म्स है ये आपका v2 नहीं है, ये आपका क्या है v2 नहीं है। तो उसका मतलब क्या है कि ये फॉर्मूला क्या है, इनकरेक्ट है, ये फॉर्मूला क्या है, इनकरेक्ट है। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी स्क्वायर जो है इनकरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है ना। वैसे देखो आपको याद है कि फॉर्मूला क्या होता है, करेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब देखो अगर मानो यहाँ पे क्या होता है a इंटू टी, अगर यहाँ पे सिर्फ t होता तो एक पावर कैंसिल हो जाती, तो क्या होता एल टी, और यहाँ पे क्या था माइनस के 1, तो शायद तब ये क्या होता, सही होता। बट जिस तरह हमें दिया हुआ है क्वेश्चंस में वो क्या था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो उसका मतलब ये फॉर्मूला क्या है, इनकरेक्ट है, ये फॉर्मूला क्या है, इनकरेक्ट है। तो इसका मतलब ये हमारे जो है एप्लीकेशन जो है बहुत ही एप्लीकेबल है कि यदि हमारे पास कोई क्वांटिटी दे दी तो उसको आप जो है चेक कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, चेक कर पाएंगे कि वो ये क्वांटिटी ये एक्सप्लेन होती है ये नहीं होती है। मीन्स अगर वो क्वांटिटी उसी में ऐड हो रही है तब वो क्या है सेम हो सकती है, और नहीं हो रही तो वो क्या है नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस तरह हम क्या देख पाते हैं कि हमारे पास कोई क्वांटिटी अगर ऐड हो रही है तो दैट्स क्वांटिटी मस्ट बी सेम। अब देखो एक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आएगी, पीवी इक्वल टू आर टी, आपने पढ़ा था गैस इक्वेशन। अब देखो इसको हम बोलते हैं वंडरवाल इक्वेशन। जो आपकी आइडियल गैस इक्वेशन है वो थोड़ी एप्लीकेबल नहीं थी रियल गैसेस के लिए, तो उसको एक्सपेंड करा गया, उसको मॉडिफाई करा गया बाय वंडरवाल, तो इसको हम बोलते हैं वंडरवाल इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे P क्या है, प्रेशर है, P क्या है, प्रेशर है, ठीक है नहीं, और V क्या है, वॉल्यूम है, यहाँ पे V क्या है, वॉल्यूम है, और A एंड B क्या है हमारे पास में, कांस्टेंट है, A एंड B क्या है, कांस्टेंट है। तो देखो दो जो एप्लीकेशन आपने दोनों पढ़ी हैं उनको मिला के हमारे पास ये क्वेश्चन निकाला जाएगा कि हमें A और B की डायमेंशन निकालनी है, A और B की डायमेंशन निकालनी है, ठीक है ना। तो पहला हमें देखना होता है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो अगर हम कह रहे हैं कि अगर ये प्रेशर है तो ये भी क्या होना चाहिए, प्रेशर, ये भी क्या होना चाहिए, प्रेशर। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये प्रेशर है तो प्लस A अपॉन V स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, ये प्रेशर 1 है तो ये क्या होना चाहिए, प्रेशर 2। तो ये दोनों क्या है, प्रेशर है, तो उसका मतलब क्या है कि ये जो है प्रेशर है, ये किस इक्वल हो गया, प्रेशर। देखो वैसे समझे कि मानो इक्वल कैसे कहते हो, आप यहाँ ले आएंगे तो माइनस के होता है, उस तरह आपको मैथमेटिकली सॉल्व नहीं करना है कि इसमें आपको देखना है कि इसकी डायमेंशन फॉर्मूले क्या है। तो मीन्स अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी
ये क्वांटिटी क्या है हमारे पास, एक क्वांटिटी है और ये दूसरी क्वांटिटी है। अगर दोनों जुड़ रही हैं और फॉर्मूला कह रहा है कि वो करेक्ट है, फॉर्मूला कह रहा है वो करेक्ट है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों क्वांटिटी मस्ट बी सेम, बोथ क्वांटिटी मस्ट बी सेम। तो दोनों क्वांटिटी क्या है हमारे पास में, सेम है। तो क्या करेंगे, दोनों क्वांटिटी को सेम करने के लिए हम करेंगे, ये प्रेशर है तो ये टर्म्स भी क्या हो जाएगा, प्रेशर। तो इसको मतलब क्या है कि इसको हम इक्वल कैसे कर देंगे, प्रेशर के इक्वल, ठीक है ना। तो यहां से ए का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो ए इक्वल टू क्या आएगा, प्रेशर इंटू वॉल्यूम का स्क्वायर, प्रेशर इंटू वॉल्यूम का स्क्वायर। तो इससे हम क्या निकाल पाएंगे, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द ए। अब देखो प्रेशर क्या होता था हमारे पास, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर हो गया। और वेलोसिटी वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, ये है आपका वॉल्यूम इस मीटर का क्यूब, तो क्या बोल देंगे इसको, एल क्यू, और इसका भी क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो हमारे पास अगर ए की बात करें तो ए कितना हो गया हमारे पास, प्रेशर कितना होता है, फोर्स कितना होता है, एम एल टी माइनस 2 अपॉन क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है एल 6, यहाँ पे क्या है एल 6, ठीक है। अब देखो हमारे पास कितनी सारी टर्म्स है यहाँ पे, 1 2 3। अब देखो यहाँ पे एल ही ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4। अब देखो यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी पहले सही है, तो 4 और प्लस 1 क्या हो जाएगा 5। तो क्या लिखेंगे इसको, एम एल 5 और टी माइनस 2, ये किसकी डायमेंशन आ गए हमारे पास, कोई भी फिजिकल कॉन्स्टेंट्स है जो वंडरवॉल ने दिया था, इसको हम बोलते हैं वंडरवॉल कांस्टेंट। तो उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, डायमेंशन क्या आएगी, एम एल 5 टी माइनस के 2। अब आपसे पूछता है इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो वेरी सिंपल, किलोग्राम मीटर का 5 और सेकंड माइनस 2। तो इस तरह हमने इसकी यूज के बिना क्या निकाल पाए, डायमेंशंस फॉर्मूला ऑफ द ए, और क्या निकाल पाएंगे, यूनिट ऑफ द ए, ठीक है। किसकी वजह से, प्रिंसिपल ऑफ द होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ द होमोजेनिटी। अब हमें क्या निकालना है कि बी की, क्या निकालना है बी की। अब देखो यहाँ पे क्या है कि v जो है, v में से क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब अगर ये वॉल्यूम है तो दिस मस्ट 100% बी वॉल्यूम, ठीक है ना। तो अगर ये वॉल्यूम है तो ये भी क्या होना चाहिए, वॉल्यूम में से वॉल्यूम ही घट सकता है, वॉल्यूम में से वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो वॉल्यूम ही आएगा। बट इसका मतलब क्या है कि ये भी क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो अगर हम कह सकते हैं कि मानो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, b। अब वॉल्यूम क्या होता है, l का क्यू, तो b कितना हो गया, l का क्यू, और a कितना आ गया हमारे पास, m l 5 और t माइनस 2, और ये क्या है आपके पास a, और ये क्या आ गया आपके पास b। तो इस तरह आपने क्या देखा कि हमारे पास किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम निकाल पाए विद द हेल्प ऑफ 2 एप्लीकेशंस। पहली क्या थी, अगर हमें कोई फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं है, और दूसरा क्या था, किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू निकालना। तो हम किसकी वजह से निकाल रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो ये क्या बता रहा है कि आपके पास के कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर आपको दे रखी है तो उसको निकालना आसान है। अब आपसे पूछता है कि क्या ये दोनों डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, नो, डायमेंशन लेस क्वांटिटी नहीं है। अब मानो क्वेश्चन पूछता है कि इन दोनों का रेशो क्या होगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ए और बी का रेशो क्या होगा, तो ए अपॉन बी कर सकते हैं, ए अपॉन बी, तो वो एक डिफरेंट मेथड है, आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, वेरी सिंपल, उसमें कोई ऐसी अड़ी बात नहीं, ठीक है। तो ये क्या है आपका दूसरा जो एप्लीकेशन था कि अगर हमारे पास की फॉर्मूला दे रखा तो उसकी करेक्टनेस चेक कर सकते हैं और किसी भी कांस्टेंट की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या हो सकती है, मीन्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है। तो एक बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है कि पावर इक्वल टू a माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन b इंटू टी। यहाँ पे p क्या है, पावर है, तो पावर है, और यहाँ पे x क्या है, डिस्टेंस है, और t क्या है, टाइम है, ये क्या है, टाइम है, ठीक है ना। तो और a और b क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, a और b हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो आप मुझे बताइए कि इसका आप a और b का डायमेंशनल फॉर्मूले कैसे निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो कोशिश करिए किस तरह निकाल पाएंगे आप a और b का डायमेंशनल फॉर्मूले, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो हम इसको कोशिश करते हैं कि हमारे पास यहाँ दे रखा है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो वो ये कहता है कि अगर हमारे पास अगर कोई क्वांटिटी माइनस हो रही है, सब्सट्रैक्ट हो रही है, तो दैट क्वांटिटी मस्ट बी सेम। अगर देखो ये क्या है,
डिस्टेंस का स्क्वायर मीन्स एरिया है, तो ए भी क्या होना चाहिए, एरिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर। तो ए का मतलब क्या हो जाएगा आपका एल स्क्वायर मीन्स डायमेंशंस फॉर्मूला ऑफ द एरिया। मीन्स अगर आप एरिया में से एरिया घटाएंगे तो कोई ना कोई वैल्यू क्या आएगी, एरिया ही आएगी। तो उसका मतलब क्या, ऊपर क्या दे रखा है आपको, एरिया दे रखा है, और नीचे क्या आपका बी इंटू टी स्क्वायर, बी इंटू टी स्क्वायर। अब आपको बी की निकालनी है, तो क्या लिखेंगे आप, पी को क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एल स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि जब आप दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा, वॉल्यूम की जगह वो एरिया ही आएगा, क्या एरिया ही आएगा। तो ऊपर आपने ए एक्स को रिप्लेस कर दिया किससे, एल स्क्वायर से, क्योंकि जब आप ए को घटाएंगे एरिया घटाएंगे एरिया में तो क्या एरिया ही आएगा। अगर मानो कोई वैल्यू 0 होती तो फॉर्मूला नहीं बनता, अगर फॉर्मूला बना हुआ तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इसको सब्सट्रैक्ट करने के बाद में कोई ना कोई हमारे पास क्वांटिटी आ रही है, तो वो क्या है आपका एरिया ही आएगा, ठीक है ना। अब देखो नीचे क्या है आपका बी इंटू टी स्क्वायर। अब देखो आसान है हमारे पास, यहां से हम क्या निकालेंगे, पहले टी का फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है ना, क्या निकालेंगे टी का। अब मानोगा यहाँ पे क्या दे रखा है, लेट ये टी है, ये क्या है, लेट टी है, तो क्या बन जाएगा एल स्क्वायर अपॉन पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। अब देखो पावर की यूनिट ऑफ डायमेंशन हमें पता होती है, तो पावर क्या होता है आपका वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। तो देखो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से किसका निकाल रहे हैं हम, बी का निकाल रहे हैं, तो बी कितना आ जाएगा हमारे पास एल स्क्वायर अपॉन पावर क्या हो जाएगा हमारे पास के एम, वर्क कितना होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन क्या होता है टी, अपॉन क्या होता है टी होता है, ठीक है ना। और यहीं पे क्या आ जाएगा आपके पास में इंटू टी, इंटू क्या आ जाएगा टी। तो देखो हमारे पास दिख रहा है कि ये टी क्या हो जाएगा कैंसिल, ये टी और ये क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो बी कितना आ जाएगा हमारे पास एल स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा एम एल स्क्वायर टी माइनस के 2, टी माइनस के 2। अब देखो एल स्क्वायर ऊपर भी, एल स्क्वायर क्या नीचे भी है, एल खत्म। अब एम को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा एम माइनस के 1, और टी क्या हो जाएगा ऊपर जाके स्क्वायर, क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हमारे पास के एम माइनस के 1 और टी स्क्वायर, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द बी। और ए का क्या आया था हमारे पास में एल स्क्वायर, तो ए क्या है आपको कोई एरिया है, और ये क्या है आपका मास और टाइम दो पे डिपेंड करने वाली कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो इस तरह हमने क्या यूज करा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करा। तो ये दोनों क्वांटिटी क्या है हमारे पास, एरिया ही है, और ये आपका कुछ डिफरेंट टर्म्स होता है क्योंकि यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो रही है। तो जहां पे आपका ऐड होता है या सब्सट्रैक्ट होता है तो उसको आप बहुत सिंपली निकाल सकते हैं कि दैट क्वांटिटी मस्ट बी सेम, ठीक है ना। और देखिए आगे हमने एक और क्वेश्चन लिया कि यहाँ दे रखा है कि वेलोसिटी इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी स्क्वायर। यहाँ पर देखो ए बी और सी क्या है, कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है आपका, ये एक्सप्रेशन नहीं है। और टी क्या है आपका टाइम है, टी क्या है टाइम है। तो आपको देखना है कि जो हमारी ये फिजिकल क्वांटिटी के जो कांस्टेंट्स है ए बी एंड सी, क्या ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अगर डायमेंशन लेस क्वांटिटी नहीं है तो इनकी डायमेंशनल फॉर्मूले क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूले क्या है। तो देखो हमने क्या कहा था, अगर ये वेलोसिटी है तो दिस टर्म्स मस्ट बी वेलोसिटी, और ये भी क्या होगा वेलोसिटी, और ये भी क्या होगा वेलोसिटी। तो इसको आप इक्वल करेंगे इसके, तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी इक्वल टू ए टी। तो यहां से ए कितना आएगा वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होती है एल टी माइनस 1, और नीचे क्या आएगा आपका टी, टी मतलब टाइम। अभी टाइम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के 1, तो क्या हो जाएगा ए इक्वल कितना आ गया हमारे पास एल टी माइनस के 2, ये ऊपर जाके क्या होगा माइनस के 1, और दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो क्या बन गया ए इक्वल टू एल टी माइनस के 2। इसका मतलब क्या है कि ए क्या है आपका कोई भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। अब हम निकालेंगे बी की, तो सेम इसी तरह करेंगे, मानो वेलोसिटी किसकी इक्वल करेंगे बी के, तो बी इक्वल टू बी इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से बी का फॉर्मूला क्या आएगा वेलोसिटी अपॉन टी स्क्वायर, तो इस बार क्या आएगा एल टी माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा थ्राइस, तो क्या बन जाएगा एल टी माइनस के 3। ये किसकी आ गई बी की आ गई, ये किसकी आ गई बी की आ गई। इस तरह देखो आप समझ सकते हैं कि टी में सी में क्या आएगा, तो देखो सी में क्या आएगा नीचे क्या आएगा टी का क्यू आएगा, ऊपर जाएगा क्या एक बढ़ जाएगा,
तो सी क्या बन जाएगा हमारे पास में LT-4, LT-4। वेरी सिंपल। तो ये क्या है आपका, किसी भी क्वांटिटी से हमारे पास यदि ऐड हो रही है तो क्वांटिटी सेम होती है, तो हम क्या निकाल रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इससे हम क्या निकाल पा रहे हैं, इस टर्म्स की फिजिकल क्वांटिटी का कोई भी एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं जो क्या है हमारे पास कांस्टेंट है, जो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। ओके, तो अब देखिए हम पढ़ेंगे अब इसके आगे बाद क्या आता है कि इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन बहुत इंपोर्टेंट एप्लीकेशन होती है, टू ड्राइव द करेक्ट फॉर्मूला। अगर हमने जो है सेकंड एप्लीकेशन क्या निकाला कि फॉर्मूला आपका इनकरेक्ट आता है, डायमेंशनली वो सही नहीं है, तो आप करेक्ट फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। अब देखो इसके बारे में यदि हम पढ़ते हैं या कोई भी रिसर्च करते हैं, तो जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो हमें क्या देखना होता है कि कोई भी क्वांटिटी किस पर, तो कोई भी क्वांटिटी जो है किस पर डिपेंड करती है, तो उसको हम कहते हैं डिपेंडेंस। तो अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो हमारा फॉर्मूला करेक्ट आया था, इनकरेक्ट आया था कि एफ जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, और वो डिपेंड करता है रेडियस पर। तो ये आपको क्वेश्चन दिया था है कि फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द पार्टिकल, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, और आर क्या है, उस पाथ की रेडियस है जहां पर उसको सर्कुलेट करना है या मूव करना है। तो उनके बीच का फॉर्मूला क्या होगा। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या था कि mv/r, क्या वो फॉर्मूला आएगा नहीं आएगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आता है, अपने आप आता है, करेक्ट आता है। तो देखो यहाँ पे तो सबसे पहला स्टेप होता है वो क्या होता है कि इसको इक्वलाइज करना है। जहां पे इक्वल करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट, तो mv/r, ठीक है नी। तो ये क्या आएगा सबसे पहला फॉर्मूला। अब इसके बाद क्या देखना है कि आपके पास के इनकी डायमेंशन क्या आते हैं, तो हमें देखना होता है कि इनके ऊपर मास के ऊपर कोफिशिएंट्स में तो पावर क्या आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, क्यूब आएगा, -2, 3 जो भी आता है, तो उसको हम बोल सकते हैं कोफिशिएंट्स। तो हम क्या मानेंगे, लेट, ठीक है नी। तो लेट अब हम क्या मान लेंगे, तो एम पे क्या है, ए मानेंगे, ठीक है नी, और वी पे क्या मान लेंगे, बी, और आर पे क्या मान लेंगे, सी। आप कुछ ही मान सकते हैं, अल्फा बीटा गामा ए बी सी कुछ ही मान सकते हैं, ठीक है नी। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, F इक्वल टू के एम ए वी बी, और यहाँ पे क्या आ गया, आर सी। आर क्या आ गया, यहाँ पे सी आ गया। तो यहाँ पे क्या माना कि F इक्वल टू के एम ए आर वी की पावर बी आर सी। अब देखो हमें रखना होता है कि इनका डायमेंशन, तो ये आपकी हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन, जिसको आपको ध्यान से रखना है। अब हमें रखना है कि दोनों साइड की डायमेंशंस। तो हमें पता है कि फोर्स की डायमेंशंस क्या होती है, और हम कई बार निकाल चुके हैं, तो ML/T-2 ये डायमेंशंस किसकी है, फोर्स की। तो यहाँ पे लेंगे m⁻1 L⁻1, ये आप अपनी तरफ से लिख लेंगे क्योंकि देखो इसका वैल्यू का मतलब भी वही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, K। अब देखो यहाँ पे क्या मानेंगे, मास, तो मास की पावर क्या है, A, और यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी, मीन्स LT-1 की पावर V, और R का मतलब क्या, रेडियस मीन्स लेंथ, तो क्या हो जाएगा इसकी पावर C। फिर देखो सबको इक्वल करेंगे, मीन्स ए जगह करेंगे, इकट्ठा करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, M पे क्या आएगा, A आएगा, और कोई टर्म्स तो हमारे पास है नहीं M के साथ। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, L, तो देखो L पे क्या आएगा, B आएगा, यहाँ से क्या आएगा, B आएगा, और यहाँ से क्या आएगा, C आएगा। तो दोनों को ऐड कर लेंगे, B + C। देखो यहाँ पे क्या आएगा, L की पावर B, और यहाँ पे L की पावर C, दोनों की मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई में क्या होती है, पावर्स ऐड हो जाती है, तो क्या बन जाएगा, BC। और देखो T पे क्या आएगा, T-B, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, KMA और LB + C, और यहाँ पे आएगा T-B, और देखो यहाँ पे क्या रहा है, LT-2, ये आपकी इक्वेशन थर्ड है। देखो स्टेप आ जाएंगे, पहले फर्स्ट बनती है, फिर सेकंड, इसके बाद क्या बनती है, थर्ड। अब हमारा काम क्या होता है कि इसको हम जो है क्या सॉल्व करते हैं, तो हम लगा देंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसका मतलब क्या है कि यार मानो यहाँ पर ये m है, तो ये भी m है, तो पावर भी क्या होंगी, सेम होंगी, अगर मानो इसकी पावर a है, तो a किसकी इक्वल हो जाएगी, 1k, और b + c किसकी इक्वल हो जाएगी हमारे पास, 1k, ठीक है नी। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो आप क्या करेंगे इसके लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे कितनी पावर है, 1। दोनों को हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पे क्या है, b + c, ये भी कितना आ गया, 1 आ गया। और देखो यहाँ पे क्या है,
माइनस के बी इक्वल टू माइनस के 2। तो देखो हमारे पास बी को सॉल्व करना आसान है, तो बी कितना आ गया 2 आ गया। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई, ए आ गया 1 और बी कितना आ गया 2 आ गया। अब हमें निकालना है सी, तो आप इसको इस वाली इक्वेशन में लगा देंगे। लेट मानो ये क्या है आपका 4 और ये 5 और ये क्या है आपकी 6। तो कहाँ लगा दिया अपने, यहाँ लगा, तो क्या बन जाएगा बी, तो 2 प्लस सी इक्वल टू 1। तो सी क्या हो जाएगा 1 माइनस 2, तो सी कितना आ गया माइनस के 1। तो ए कितना है आपका 1 आया और बी कितना है आपका ये 2 आया। अब देखो आपको याद रखना है कि हमें वैल्यू कहाँ लगानी है। तो जो आपकी इक्वेशन क्या होती है सेकंड, तो आप सेकंड जब इसको पुट करेंगे, क्या करेंगे सेकंड में इसको पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है रे, बताओ क्या मिलेगा। तो इसको लगाने के बाद हमें क्या मिलेगा, अब आप इसकी जब है वैल्यू लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा एफ इक्वल टू के। अब देखो एम पे क्या है ए और ए कितना है आपका 1, ए कितना है आपका 1 है। वेलोसिटी पे क्या है बी है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 और देखो आर क्या है मानो सी है, तो सी पे क्या आ रहा है आपका माइनस के 1। तो जो हमारे कोफिशिएंट जो हमने लेट करे थे हमने वही मान लिए, वही क्या मान लिए। तो हमारा फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा कि एम यहाँ पे क्या आएगा वी स्क्वायर 1 का मतलब कोई बात नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा सी माइनस 1 का ये पहुंच जाएगा नीचे। तो एम बी स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या है आर है, तो एम बी स्क्वायर अपॉन आर, ये हो जाएगा इसका करेक्ट फॉर्मूला कि एफ इक्वल टू के एम बी स्क्वायर अपॉन आर। अब देखो यहाँ पे क्या है के की वैल्यू हो या ना हो हमें कोई मतलब नहीं है, हम के को फिलहाल छोड़ देते हैं। वैसे के क्या होता है यहाँ 1 होता है, बट हम जो है नहीं कह सकते कि हमारे पास के की वैल्यू कुछ होगी। तो इसको हम देखो क्या कर सकते हैं कि अगर मानो हमें पता है कि 1 है तो क्या बन जाएगा एम बी स्क्वायर अपॉन आर, वरना जब हमसे ड्राइव करवाएगा तो आप इसको यही छोड़ेंगे। तो क्या बनेगा ये फॉर्मूला एफ इक्वल टू के एम बी स्क्वायर अपॉन आर। तो दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स, करेक्ट फॉर्मूला ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस तरह आपने क्या निकाला, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला निकाला जो कि हमें नहीं पता था, जो कि हमें नहीं पता था। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या देखते हैं कि इसका फोर्थ एप्लीकेशन, जो फोर्थ एप्लीकेशन है वो भी आसान है और वो भी क्या है इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है कि टू चेंज द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स। तो मेजरमेंट के सिस्टम्स क्या होते हैं आप सभी को पता होगा, आपने पढ़ा होगा 9th या 7th 8th में MKS, CGS, FPS। तो हमारे पास जो सिस्टम है फिलहाल हमारे पास 3 सिस्टम मान सकते हैं कि MKS, CGS और क्या होता है FPS। MKS का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर मास को किस में नापेंगे किलोग्राम में, और K का मतलब क्या है आपके पास, M मतलब क्या है कि मीटर किलोग्राम, और ये क्या है सेकंड। मीन्स मास को नापा जाएगा किलोग्राम में, लेंथ को नापा जाएगा मीटर में, टाइम को नापा जाएगा सेकंड में। और दूसरा क्या है मानो सिस्टम क्या है छोटा होता है इससे CGS, तो सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड। तो कुछ क्वांटिटी आपको दी जाएंगी MKS में, कन्वर्ट करना पड़ेगा CGS में, कुछ दी जाएंगे आपको CGS में, कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको MKS में, ठीक है। तो देखो अगर हमारे पास कोई एग्जांपल लेते हैं हम कि हमारे पास क्या दे रखा है कि फोर्स है, कि फोर्स जो है उसकी जो यूनिट है, फोर्स की यूनिट जो आई थी वो कितनी आई थी किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस के 2। अब देखो इसको आपने पढ़ा होगा 10th में, इसको हम क्या मानते हैं लेट, ये क्या है न्यूटन है, ये क्या है न्यूटन है। और जब ये बन जाएगी CGS मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा ग्राम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्या आएगा सेकंड माइनस के 2, तो हम इसको बोलते हैं डायन, तो DYN, ठीक है ना। तो अब हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डायन, कि 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ भी क्या है आपका वही सिस्टम है कि 1 न्यूटन में कितने डायन्स हो सकते हैं। अगर आपसे कह रहे हैं कि 1 किलोग्राम इक्वल टू हाउ मच ग्राम, तो वो एक क्वांटिटी होती है, आपने याद करे थे 1st, 2nd, 5th क्लास में कि किलोग्राम कितना होता है थाउजेंड्स या 10 की पावर 3 ऑफ द ग्राम्स, ठीक है। और हमें देखना है कि हमारे पास न्यूटन है तो वहां पे कोई एक क्वांटिटी नहीं है, तो उसको कैसे याद करेंगे, तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है, उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसका जो मेन फॉर्मूला है उसका प्रिंसिपल क्या है कि हमारे पास के डायमेंशन फॉर्मूले ऑन बोथ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, दोनों का जो बोथ सिस्टम में क्या रहता है कांस्टेंट। तो हमने क्या लिखा था कि Q इक्वल टू क्या है N इंटू U,
स्टार्टिंग में हमने करा था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, एन इंटू यू। अब क्वांटिटी हम जो है सिस्टम को बदल देंगे तो क्या बदल जाएगी, अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे फोर्स है तो यहाँ भी क्या रहेगा, फोर्स रहता है, तो उसको हम क्या, क्यू रिमेन्स कांस्टेंट। और जब कोई चीज कांस्टेंट रहती है तो दैट में कन्वर्ट इनटू अनदर फॉर्म, वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, बट दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, कांस्टेंट, वो क्या आएगा, कांस्टेंट। तो ऐसे किस में लगाएंगे इसको, n1 u1। अगर हम कह रहे हैं कि फर्स्ट सिस्टम में क्या n1 u1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n2 u2, n2 u2। अब n1 क्या है हमारे पास, सिस्टम फर्स्ट का, सिस्टम फर्स्ट की न्यूमेरिकल वैल्यू, तो n1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सिस्टम फर्स्ट, और n2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सिस्टम सेकंड, और u क्या है, इसकी यूनिट है इन फर्स्ट सिस्टम यूनिट, और u2 क्या है आपकी यूनिट इन सिस्टम सेकंड। अब देखो इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि जिस चीज को आपको निकालना है, मतलब अगर आपको दो टर्म्स निकालना है, सीजीएस निकालना है, तो उसको आप टू टर्म्स में रखते हैं, मतलब यहाँ पे रखना है कि n2 में आ रहा है, ठीक है ना। और तो हमें क्या दे रखा है कि n1 क्या है आपका 1 है, n1 कितना है 1 न्यूटन। अब हमें पता है कि ये क्या है, फोर्स की बात हो रही है, तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m(L)(T)-2। इसी एप्लीकेशन की हेल्प से उसको कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेंगे 1, अब यहाँ लेंगे m(L)(T)-2, ठीक है नी। अब यहाँ लगा देंगे 1 1, यहाँ पे क्या लगा देंगे 1 1, n1 तो ये आपका न्यूमेरिकल कितने होंगे, इसकी 1 होगी, और यूनिट क्या होगी इसकी mL1T1, तो यहाँ कर देंगे 1। अब जो हमें निकालना है वो क्या है आपका n2, न्यूमेरिकल वैल्यू इन द सेकंड टर्म्स या सेकंड सिस्टम, तो यहाँ पे दे देंगे आपको m2 L2 और T2 -2। याद रखना है कि जो पावर्स कोएफिशिएंट यहाँ पर है वही क्या रहते हैं, यहाँ पर रहते हैं, बस 1 2 हमने माना हुआ है। अब हमें क्या निकालना है n2, तो हमेशा क्या बन जाएगा, n2 क्या आएगा, ये टर्म्स नीचे आ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, अब इसका देखो जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n2 क्या हो जाएगा u1/u2, ठीक है नी। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या आएगा m1 L1 T1 -2, और यहाँ पे क्या आएगा m2 L2 T2 -2, ठीक है नी। अब देखो क्या करेंगे, सबको अलग अलग कर लेंगे, सबको हम क्या करेंगे, अलग अलग करते हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हम क्या कर पाएंगे, इसको इजी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है नी। तो हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ से n2 निकाल रहे हैं, तो n2 क्या आएगा m1 और m2। अब देखो इसकी पावर यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी क्या होगी, 1 ही होगी, तो पावर क्या हो जाएगी इसके साथ, अलग बन गए। अब देखो यहाँ पे क्या है लेंथ, यहाँ पे क्या है L1 और यहाँ पे क्या है L2, इसको क्या कर देंगे 1, क्योंकि यहाँ भी क्या है 1 है, और यहाँ पे क्या है T1 और यहाँ पे क्या है T2, यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। देखो यहाँ भी -2, यहाँ भी क्या -2, तो क्या करा हमने, जो हमारे पास जो कोएफिशिएंट्स है उसका अलग कर लिया। अब देखो हमें पता है कि अब हमें क्या क्या पता है कि n2 देखो यहाँ पे क्या आएगा, n1 भी आएगा, तो n1 कितना है हमारे पास 1 है, कितना है 1 है, तो क्या लिखा आपने 1, अगर 1 नहीं होता तो आप इसकी वैल्यू लगाते, तो n1 1 हो गया, और यहाँ पे कितना आएगा। अब इसका मतलब क्या है कि m1 का मतलब क्या है कि मास इन mks सिस्टम, और नीचे क्या है मास इन cgs सिस्टम की पावर 1। ऐसी क्या आएगा यहाँ पे लेंथ इन mks, और यहाँ पे क्या आएगा लेंथ इन cgs, और देखो दोनों में क्या होती है, टाइम की क्या होती है, सेकंड होती है, तो यहाँ भी क्या आएगा सेकंड, और यहाँ भी क्या आएगा सेकंड, और इसकी पावर क्या है -2। अब देखो हमें जो चीज याद है उसको यूज करेंगे, तो मास इन केजी, तो यहाँ पे क्या लेंगे आप केजी, और यहाँ पे क्या लेंगे आप ग्राम की पावर 1। यहाँ पे क्या आएगा लेंथ का मतलब क्या है मीटर, mks में क्या होती है मीटर होती है, अपॉन सेंटीमीटर की पावर 1, और यहाँ पे आया सेकंड अपॉन सेकंड, तो 1 की पावर -2। अब देखो जो आपको याद है उसको थोड़ा रिकॉलाइज करो, तो यहाँ पे क्या आएगा, किलोग्राम कन्वर्ट करना है आपको अकॉर्डिंग टू ग्राम, क्योंकि ग्राम कैंसिल हो जाए, तो कितना हो जाएगा 1000 ग्राम, कितना हो गया 1000 ग्राम, अपॉन क्या आएगा ग्राम, यहाँ पे कितना आएगा 1100 सेंटीमीटर, और नीचे क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। इस तरह क्या दोनों कट जाएंगे, और यहाँ पे क्या आएगा 1 की पावर -2।
2, 1 की पावर माइनस के 2, ठीक है। तो ये क्या आ रही है हमारे पास n2 आ रही है, ठीक है। अब अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या आएगा, देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल, cm से cm कैंसिल, तो देखो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास, ये यहाँ पे क्या बचेगा, सिंपल देखो हम यहीं पे कर रहे हैं इसको, तो क्या आएगा 1000, यहाँ पे क्या बचा 1000 इंटू 100, 1000 इंटू 100, और 1 की पावर आप कितनी भी लगा लो 1 ही आएगी, तो इंटू क्या हो गया 1 हो गया, इंटू क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है ना, इंटू क्या हो गया 1 हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि यदि हम इसको ऊपर सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इसको हम कहाँ सॉल्व कर रहे हैं आगे, तो n2 क्या हो जाएगा आपके पास, अब देखो इसका मतलब क्या है कि 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 5। तो ये हमारे पास क्या निकल के आई है, न्यूमेरिकल वैल्यू इन द सेकंड सिस्टम, और सेकंड सिस्टम क्या था हमारे पास CGS, तो मींस 1 न्यूटन कितना हो गया 10 की पावर 5 डायन के इक्वल हो गया, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डायन। अब अगर आपसे कहता है कि मानो कि 1 डायन कितना हो जाए, तो 1 डायन कितना हो जाता 10 की पावर माइनस के 5 न्यूटन, इसको आप निकाल सकते हैं। जब आप निकालेंगे तो क्या याद रखना है आपको, अगर आप क्वेश्चन दे रखा है कि कन्वर्ट 1 डायन इनटू न्यूटन, तो क्या करना है आपको, अब जो आपका 2 में क्या रखा जाएगा जिसमें निकालना है, मीन्स m कैसे का रखा जाएगा आपका 2 में, यहाँ पे आएगा आपके 2, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, अब ग्राम आएगा, यहाँ पे क्या आएगा किलोग्राम, यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या आएगा मीटर, ठीक है ना। तो जिस चीज में निकालना होता है वो कहाँ आएगा सेकंड टर्म 2 में, और जो आपको दे रखा है वो किस में आपका आएगा 1 में, वो किस में आपका आएगा 1 में आएगा, ठीक है ना। तो ये है आपका एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशंस। तो पहला क्या था आपका, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस दे रखा है तो उसकी वैल्यू निकालना। सेकंड क्या था हमारे पास, किसी फॉर्मूले को करेक्ट चेक करना कि वो सही है या नहीं है, उसके ऊपर हमने क्वेश्चंस करे। उसके बाद क्या आता थर्ड, कि हमारे पास कोई फॉर्मूला अगर इनकरेक्ट है तो करेक्ट फॉर्मूला कैसे ड्राइव करें। और लास्ट में क्या देखा हमने कि हमारे पास कि अगर कोई सिस्टम दे रखा है तो उसको सिस्टम से कन्वर्ट कैसे करें, सिस्टम से कन्वर्ट कैसे करें, ठीक है। तो ये सब किसके अबाउट्स है, एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशंस फॉर्मूले, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप जो है इसके बारे में अगर आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट्स कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे क्या है कि मैक्सिमम बच्चे तक हम पहुंच सकें, सबकी हेल्प हो सके। ओके, और हैप्पी रहें कोरोना काल में। जब तक आप हैप्पी रहेंगे तभी तक आप जो है हेल्दी रहेंगे, तब तक क्या रहेंगे आप हेल्दी रहेंगे। ओके, गुड बाय।